हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आशा एकेडमी एंड माई सेल्फ सुजाता देशमुख। एडवांस्ड अकाउंटिंग की रिवीजन सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट्स। इंश्योरेंस क्लेम में जो छोटी बड़ी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है वो सारी पहले हम जान के ले लेंगे और उसके बाद वी विल सी द एमसीक्यूज रिलेटेड विद दिस चैप्टर। पहले देखते हैं हम इंश्योरेंस कंपनी वरना जो इंश्योरेंस है उसका इंट्रोडक्शन। मेन वर्ड इन दिस चैप्टर इज द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इंश्योरर एंड इंश्योर्ड ये दो जो पार्टी है एक दूसरे को एश्योरिटी देता है कि भाई अगर ये चीज़ होती है, आपका नुकसान होता है आपके लाइफ का वरना प्रॉपर्टी का, तो उसके बदले मैं आपको नुकसान दे दूंगा, मैं आपको वो रिस्क कवर करके दे दूंगा। और उसके बदले इंश्योर्ड जो होता है, जो इंश्योरेंस लेता है, एश्योरिटी लेता है, वो इंश्योरर को प्रीमियम देता है। जो इंश्योरेंस होते हैं वरना होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो लिविंग थिंग्स के लिए, लाइफ के लिए लिया जाता है, एंड जनरल इंश्योरेंस मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे मेरी मोटर बाइक है वरना बिल्डिंग है वरना कोई भी प्रॉपर्टी है, एसेट है, उसके लिए जो मैं इंश्योरेंस लेती हूँ दैट इज़ द जनरल इंश्योरेंस। General insurance further broadly categorized into three types, that is marine, fire and other. हम इस चैप्टर में फायर इंश्योरेंस के बारे में देखने वाले हैं कि फायर इंश्योरेंस होती है उसमें क्या क्या होता है और हमें क्या कंसिडर करना है। तो फायर इंश्योरेंस जब भी होती है तो वो एसेट डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन फायर इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? तो फायर इंश्योरेंस भी कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे आग लगने की वजह से जो नुकसान होता है उस नुकसान को इंश्योरर कवर देता है, इंश्योरर उसकी एश्योरिटी देता है। एसेट में कौन कौन से प्रकार के एसेट के नुकसान हो सकते हैं? मेरी जो फिक्स्ड एसेट है वरना जो मेरा स्टॉक है। तो हम देखते हैं कि जब फायर इंश्योरेंस वरना लॉस ऑफ फायर, जब फायर की वजह से लॉस होता है और अगर वो स्टॉक का होता है, हमें कौन कौन से पॉइंट्स उसमें वरना हमें क्या मेनली फोकस करना है? उसमें हमें पहला फोकस करना है लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक मतलब एक्चुअली आग लगने की वजह से मेरा कितने स्टॉक का नुकसान हुआ है, कितना स्टॉक मेरा डिस्ट्रॉयड हुआ है। एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब वो आग लगने की वजह से मेरे बिजनेस नॉर्मल जो प्रॉफिट कमाता था वो अभी नहीं कमा रहा है, तो उसके वजह से जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है उन दोनों को इस लॉस ऑफ फायर में हमें कंपनसेशन मिलता है। तो पहले देखते हैं हम लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक, जब आग लगी थी उस वक्त मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक था और जो नुकसान हुआ है मैं इंश्योरेंस कंपनी को फाइल कर दूंगी। बट इट मे पॉसिबल कि आपके जो रिकॉर्ड्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो उस वक्त हाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट योर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ अ फायर? उसके लिए बहुत इजी है। हम जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। व्हाट इज दिस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट? तो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट का 12 महीने का पीरियड होता है, लेकिन आग तो कभी भी लग सकती है। तो आग लगने का जो पीरियड है उस पीरियड तक के लिए हम जो मतलब साल में कभी भी आग लगती है तो उस पीरियड तक ही जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हूँ उसे कहा जाता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड क्या होता है? मेरा जिस साल आग लगी है उस साल की स्टार्टिंग डेट टिल द डेट ऑफ फायर। जब मेमोरेंडम अकाउंट बनाती हूँ तो उसका प्रोफार्मा कुछ अलग है क्या? नो, जैसे मेरा नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, जैसे मैं ओपनिंग स्टॉक बनाती हूँ, परचेसेस लेस रिटर्न लिखती हूँ, ऑल काइंड्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट लिखती हूँ, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न लिखती हूँ एंड क्लोजिंग स्टॉक, वैसे ही बनाना है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आग लगने तक का ये पीरियड है। तो आग जब लगी थी तब मेरा क्लोजिंग स्टॉक अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा कितना स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है। बट हियर वी डोंट नो द ग्रॉस प्रॉफिट ऑल्सो। बाकी की चीज़ें मैं वाउचर्स वगैरह देख के मैं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं है। कैसे करें? देयर इज़ वन वे। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अ सेल्स।
ग्रॉस प्रॉफिट हर बार सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है। सो अगर पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट मैं पिछले साल के सेल्स से कंपेयर करूँगी तो मुझे रेशो पता चलेगा कि नॉर्मली मेरे बिजनेस में सेल्स पे कितना % ग्रॉस प्रॉफिट रहता है, एंड by applying that percentage here I will get the gross profit. Once I get the gross profit, I am able to calculate the what was the stock on the date of a fire in my godown. So यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना ज़रूरी है। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने के लिए देयर इज़ वन फार्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जब ग्रॉस प्रॉफिट मैं कंसिडर करती हूँ, सो वन मोर थिंग आई हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज़ द स्लो मूविंग आइटम। जो स्लो मूविंग आइटम्स होते हैं, मतलब कुछ आइटम्स डैमेज्ड हो सकते हैं, वरना कुछ आइटम्स जैसे नॉर्मल बिजनेस में सेल होते हैं मेरे दूसरे आइटम, वैसा उनका सेल नहीं है, उसकी वजह से मुझे प्राइस कम करनी पड़ती है। सो इसे कहा जाता है एबनॉर्मल गुड्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने के लिए आई डोंट हैव टू कंसिडर द एबनॉर्मल आइटम्स और एबनॉर्मल गुड्स। तो एबनॉर्मल गुड्स के बाद ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था आग लगने के वक्त, उसमें से कुछ स्टॉक आपने बचाया है, सो दैट इज कॉल्ड एज द सैल्वेज्ड गुड्स। सो सैल्वेज्ड गुड्स इज नॉट योर लॉस बट इट इज़ योर प्रॉफिट, वरना ये आपकी सेविंग काइंड है। सो लॉस ऑफ स्टॉक अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, लॉस ऑफ स्टॉक अगर मुझे निकालना है, सो आई हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। मतलब आग लगने के वक्त मेरा स्टॉक कितना था, उसमें से मैंने कितने बचाए, ये अगर मैंने डिडक्ट कर दिए, सो मुझे पता चलेगा कि मेरे नुकसान, गुड्स का कितना नुकसान हुआ है। उसमें और एक चीज़ मुझे ध्यान लेना बहुत ज़रूरी है, अंडर इंश्योरेंस। अभी एवरेज क्लॉज अगर आपको पॉलिसी में दिया है तो उसके पहले आपको देखना है कि अंडर इंश्योरेंस एप्लीकेबल है या नहीं। तो अंडर इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, जितना आपने पॉलिसी लेना चाहिए आपके गुड्स के हिसाब से, उससे कम पॉलिसी आपने ली है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द अंडर इंश्योरेंस। अगर अंडर इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है, वरना इंश्योरर कहता है आपने कम इंश्योरेंस लिया है, सो वी विल पे इन प्रोपोर्शन टू दैट। हम जो क्लेम देने वाले हैं हम भी उसके प्रोपोर्शन ही आपको दे देंगे। सो अगर मुझे शॉर्ट में ये सारे स्टेप्स देखने हैं, सो पहले मुझे लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए जीपी रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगी मैं, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक में से सैलवेज माइनस कर दूंगी, अंडर इंश्योरेंस है क्या देख लूँगी, एंड इफ अंडर इंश्योरेंस इज देयर आई विल अप्लाई द एवरेज क्लॉज, देन आई विल गेट द लॉस ऑफ क्लेम टू बी फाइल्ड। दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। जब आग लगती है तो आग लगने के बाद भी मेरा बिजनेस नॉर्मल आने के लिए पीरियड, वरना वक्त लग सकता है, क्योंकि मेरा बिजनेस आग लगने के बाद मेरी कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, जो मैं बेचने वाली थी वो स्टॉक भी बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। सो उस वक्त पे आग लगने के बाद में आपका बिजनेस नॉर्मल होने तक जो आपके प्रॉफिट का नुकसान है उसके लिए भी यहाँ पे कवर दिया जाता है, एंड दैट पॉलिसी इज कॉल्ड एज द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। उसमें दो चीज़ें आप ध्यान में रखो, इंडेमनिटी पीरियड। तो इंडेमनिटी पीरियड मतलब जो पॉलिसी आपने ली है उस पॉलिसी में आपने कितना पीरियड बताया कि हाँ भाई इतने दिनों तक हमें लॉस हो सकता है, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड पीरियड, सो दैट इज़ द इंडेमनिटी पीरियड। नेक्स्ट वन है डिसलोकेशन पीरियड। डिसलोकेशन पीरियड मतलब एक्चुअली द पीरियड इन विच यू बेयर द लॉस, मतलब कितने पीरियड के लिए आपका बिजनेस एक्चुअली नॉर्मल नहीं था, सो डिसलोकेशन पीरियड। अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कैलकुलेट करनी है तो इन दोनों में से लेसर पीरियड, अगर दोनों भी पीरियड दिए हैं सो इन दोनों में से लेसर पीरियड आई हैव टू कंसिडर टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सो सबसे पहली स्टेप है यू हैव टू कैलकुलेट द शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स मतलब क्या है, मेरा स्टॉक कम है वरना मेरा प्रोडक्शन उतना नहीं है आग लगने की वजह से, सो ऑटोमेटिकली सेल भी उतना नहीं है, एंड सेल पे ही मेरा प्रॉफिट होता है। सो सेल नहीं है, सो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट घट गया है। सो कितना सेल्स आपका डिक्रीज हुआ है, कैसे कैलकुलेट करोगे, इंडेमनिटी पीरियड मतलब जो आपका नुकसान का पीरियड है उसमें आपका सेल्स कितना हुआ है, और उसी पीरियड में लास्ट ईयर में कितना सेल्स हुआ था। टेक फॉर एग्जांपल मई में आग लग गई और अक्टूबर तक आपका बिजनेस नॉर्मल नहीं आया इस साल, तो पिछले साल के मई से अक्टूबर तक आपका सेल्स क्या था,
और इस साल में कितना है, ये कंपेयर करने के बाद यू आर एबल टू कैलकुलेट योर शॉर्ट सेल्स. शॉर्ट सेल कैलकुलेट करने के बाद आई हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मुझे शॉर्ट सेल पे अप्लाई करने के बाद मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट मिलेगा. लॉस ऑफ प्रॉफिट में के बाद यही स्टेप्स है. अगर अंडर इंश्योरेंस है तो आपको एवरेज क्लॉज अप्लाई करना पड़ेगा. सो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी टेकन. ये ज़रा ध्यान से देखिए एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ पॉलिसी टेकन डिवाइडेड बाय इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट. सो शॉर्ट में स्टेप्स क्या लिखेंगे हम, शॉर्ट सेल पहले कैलकुलेट कर लो. यहाँ पे अगर मेरे सेल्स में इंक्रीज वरना डिक्रीज है, मेरा सेल्स बढ़ रहा है वरना किसी पोर्शन से घट रहा है, सो मुझे वो उसमें लेना पड़ेगा. नेक्स्ट वन है मुझे जीपी रेशो कैलकुलेट करो. जीपी रेशो शॉर्ट सेल पे लगाओ तो आपको पता चलेगा कि आपका नुकसान कितना हुआ है नफ़े का. और उसके बाद एवरेज अंडर इंश्योरेंस है तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, नहीं है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. अभी जो हमने डिस्कस किया है उस बेसिस पे हम एमसीक्यू छुड़ाने का ट्राई करेंगे. सो जो बहुत ही इजी हो जाएगा. आप जो जो भी मैंने बताया है वो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिए. सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू. सो पहला प्रश्न है, डैश इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर अंडरटेक्स टू प्रोवाइड द कवर फॉर इंश्योर्ड्स लाइफ or property in return for payment of a specified premium for specified period. यहाँ पे क्या क्या है, ये इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक एग्रीमेंट है. यहाँ पे इंश्योर्ड के लाइफ वरना प्रॉपर्टी को सेव किया गया है वरना सेव किया गया है और उसके बदले इंश्योर्ड जो है वो प्रीमियम देता है, फिक्स पीरियड के लिए देता है. सो उसे क्या कहा जाता है, सो ऑब्वियसली उसे इंश्योरेंस एग्रीमेंट वरना इंश्योरेंस कहा जाएगा. सो बी ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस पॉलिसी विच प्रोवाइड्स द कवर्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज. तो लिविंग थिंग्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जनरल इंश्योरेंस होता है. सो ऑप्शन बी करेक्ट है. जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज ट्रांजैक्टेड बाय, जैसे लाइफ इंश्योरेंस इज ट्रांजैक्टेड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ट्रांजैक्ट वरना रेगुलेट किया जाता है, ट्रांजैक्ट किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट हियर. फोर्थ क्वेश्चन है, द बिजनेस टेक्स अ इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर इज कॉल्ड एज. जो आग की वजह से जो हमारा नुकसान होता है वो नुकसान बेयर करने के लिए वरना कवर करने के लिए हम कौन सी पॉलिसी लेते हैं. सो ऑब्वियसली फायर इंश्योरेंस. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. फिफ्थ क्वेश्चन है, द अमाउंट पेड बाय एन इंश्योर्ड टू द इंश्योरर एज अ कंसिडरेशन इज नोन एज. जो इंश्योर्ड है जिसे एश्योरिटी मिलती है कि जब भी रिस्क आएगी तो हम ले लेंगे, तो वो क्या देता है इंश्योरर को कंसिडरेशन में, तो ही पेज द प्रीमियम, वो प्रीमियम पे करता है जिसके बदले उसे कवर दिया जाता है. नेक्स्ट है, अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कैन कवर्स द क्लेम्स फॉर. फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कौन कौन से क्लेम कवर कर सकती है. सो लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी. सो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो दोनों भी कवर करती है, लॉस ऑफ स्टॉक भी कवर करती है एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कवर करती है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, बोथ आर करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू क्लेम द लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू द फायर अ बिजनेसमैन मस्ट नो. अगर मुझे लॉस ऑफ स्टॉक, आग लगने की वजह से कितना स्टॉक का नुकसान हुआ है वो क्लेम करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए. सो पता होना चाहिए कि आग लगने के वक्त वरना तारीख पे मेरा स्टॉक कितना था. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. एट्थ है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक कैन बी असरटेन मोर प्रिसाइजली बाय द प्रिपरेशन ऑफ. ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्स्ड एसेट, मेमोरेंडम, बैलेंस शीट. तो पी एंड एल प्रॉफिट वरना लॉस के लिए पता करते हैं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट लेजर अकाउंट है, बैलेंस शीट हम बिजनेस की पोजीशन पता करने के लिए करते हैं, लेकिन जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो आग लगने के तारीख पे मेरा स्टॉक कितना था वो पता करने के लिए बनाते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज अ सी. नाइन्थ है, द पीरियड ऑफ डैश अकाउंट इज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर डेट टू द डेट ऑफ फायर. सो ऐसा कौन सा अकाउंट है जो
जिस साल आग लगी थी उससे स्टार्टिंग से आग लगने के दिन तक हम तैयार करते हैं। सो आंसर है ए, मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हमारा 10th क्वेश्चन है, द ग्रॉस प्रॉफिट मस्ट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन हियर। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? आई मिस्ड द रेशियो वर्ड देयर। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डैश मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑप्शन देख लो। हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है। सो यहाँ पे सेल्स ऑप्शन करेक्ट है। सो सी इज द करेक्ट। The gross profit percentage gets disturbed due to the existence of items in the purchases or sales. ऐसा कौन सा आइटम है जिसकी वजह से हमें ग्रॉस प्रॉफिट के करेक्ट परसेंटेज नहीं मिल सकते? सो नॉर्मल गुड्स की वजह से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता करता है कि हाँ हर साल इतना ही नॉर्मल, इतना ही सेल्स होता है, इतना ही ग्रॉस प्रॉफिट होता है। लेकिन उसमें अगर कुछ एबनॉर्मल गुड्स जैसे कुछ डैमेज गुड्स है, वरना कुछ स्लो मूविंग आइटम्स है, अगर वो होते हैं सो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज विल नॉट शो द करेक्ट अमाउंट। सो ये डिस्टर्ब होता है एबनॉर्मल गुड्स की वजह से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डैश आर द गुड्स ऑफ इर्रेगुलर नेचर or slow moving type or damaged which are valued at a cost or at a lower value as specified. ऐसे कौन से गुड्स हैं जो इरेगुलर के हैं, इरेगुलर नेचर के हैं? रेगुलर जो मैं गुड्स बेचती हूँ उनसे कुछ अलग है, वरना स्लो मूविंग है, उनका सेल बहुत कम होता है, वरना बहुत टाइम लेता है सेल करने के लिए, वरना समहाउ दे आर डैमेज्ड। सो सच काइंड ऑफ अ गुड्स आर जनरली कॉल्ड एज द एबनॉर्मल गुड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। 14 क्वेश्चन है, डैश आर द आइटम्स ऑफ स्टॉक सेव्ड ऑन द डेट ऑफ फायर। जब आग लगती है तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक में से जो मैं बचाती हूँ, जो मैं डिस्ट्रॉय होने से बचाती हूँ, ऐसे गुड्स को क्या कहा जाता है? सो ऐसे गुड्स को हम सैल्वेज्ड गुड्स कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे कैलकुलेशंस है, सो कैलकुलेशन देख लो एक बार। सो कैलकुलेशन है, मेसर्स PQR was having the stock of rupees 30,000 on the date of fire and salvaged goods from the fire amounted to rupees 5,000. So you have to calculate the loss of stock of this business. First of all we will see the options. ऑप्शंस ये है। सो हम कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करना है। सो अगर मुझे लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है, सो फॉर्मूला क्या है? जो मेरा स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था, वरना फायर के दिन स्टॉक था, उसमें से मैंने जो बचाए हैं, सैल्वेज किए हैं, उसे डिडक्ट करना है। सो मेरा स्टॉक था 30,000 का, लेकिन वो पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, मैंने 5,000 रुपये बचाए हैं। सो ऑटोमेटिकली मेरा एक्चुअल लॉस हो गया 25,000 का। सो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, in dash the claim for loss of stock is proportionately reduced having regards to the under insurance of stock. अगर आपने कुछ अंडर इंश्योरेंस लिया है, जितना चाहिए उतना इंश्योरेंस आपने नहीं लिया है, सो उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी भी आपका क्लेम रिड्यूस करती है। सो उसे क्या कहा जाता है? सो उसे कहा जाता है एवरेज क्लॉज। Dash is the case when actual insurance cover taken is less than the insurance cover required. ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आपका एक्चुअल इंश्योरेंस आपने जो लिया है वो इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड से बहुत कम है, जितना चाहिए उतना आपने नहीं लिया, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर इंश्योरेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ एवरेज क्लॉज इन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एन इंश्योर्ड बिकम्स अ डैश इन द इवेंट ऑफ अंडर इंश्योरेंस। ऑप्शन देख लो। क्वेश्चन क्या कहता है? अगर एवरेज क्लॉज लगता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको, वरना जो इंश्योरर है वो आपको क्या ट्रीट करती है? तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, इंश्योरर कहते हैं कि भाई आपने कम इंश्योरेंस लिया है तो हम आपको कम क्लेम देंगे। सो जितना लॉस हुआ है उसमें से हम कुछ पोर्शन देंगे और आपको कुछ खुद ही कंपनसेट करना है। सो एट दैट टाइम यू बिकम द को इंश्योरर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। 19th क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ पॉलिसी ऑफ फायर इंश्योरेंस ऑफ M बिजनेस इज ₹20,000। वैल्यू अमाउंट जो है फायर इंश्योरेंस की, पॉलिसी की अमाउंट है 20,000 और जो
स्टॉक है वो 40,000 का है और एक्चुअल जो लॉस निकला है वो मेरा 30,000 का है। यहाँ पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है ऐसा दिया है। सो आप इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना क्लेम दे देगी। सो पहले हम ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हैं उन्होंने, और अभी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करने हैं। तो कैलकुलेशन के लिए क्या है, पहले मुझे देखना है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन आई एम हैविंग द अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस मतलब क्या, आपकी पॉलिसी की अमाउंट आपके स्टॉक से कम है, आपको जितना चाहिए उससे आपने कम लिया है, मतलब आपकी स्टॉक अमाउंट ज़्यादा है एंड पॉलिसी अमाउंट कम है। तो यहाँ पे देख लीजिए पॉलिसी की अमाउंट 20,000 है एंड स्टॉक की अमाउंट 40,000 है। सो ऑटोमेटिकली यू आर हैविंग द अंडर इंश्योरेंस, सो आप एवरेज क्लॉज अप्लाई करोगे। सो जब एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है सो उस वक्त आप क्लेम कैसे फाइल करते हो वो हमें देखना है। सो जब एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा सो क्लेम इज इक्वल टू, क्लेम कैसे फाइल करना है, सो क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, आपकी पॉलिसी की अमाउंट क्या है, डिवाइडेड बाय इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लॉस। आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ था। वी विल ट्राई टू पुट द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज 20,000। सो इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड कितना, 40,000 गुड्स से तो मुझे 40,000 लगते हैं एंड एक्चुअल लॉस मेरा 30,000 का हुआ है। इफ़ यू डिड द कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर 15,000। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सो 15,000 is the correct answer. Next question. A dash policy covers a loss of gross profit sustained as a consequence of business interruption. As a policy जो प्रॉफिट मतलब जो आग लगने की वजह से मेरे प्रॉफिट का नुकसान होता है, सो वहाँ पे कंपनसेट करने के लिए विच पॉलिसी आई जनरली टेक। सो वो कंपनसेट लेने के लिए जो नुकसान नफ़े का वरना प्रॉफिट का होता है उसके लिए मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेती हूँ। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21 है 21st क्वेश्चन है, द पीरियड फॉर विच पॉलिसी इज टेकन इज नोन एज डैश पीरियड। जिस पीरियड के लिए मैंने पॉलिसी ली होती है, 6 महीना 1 साल जितना भी हो, उसे क्या कहते हैं। सो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज द इंडेमनिटी पीरियड। जो पॉलिसी में लिखा जाता है वो है होता है इंडेमनिटी पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश पीरियड इज द एक्चुअल पीरियड ड्यूरिंग विच द बिजनेस इज डिसऑर्गेनाइज्ड रिजल्टिंग इन लोअर सेल्स। ऐसा कौन सा पीरियड है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन कौन से है। सो ऐसा कौन सा पीरियड है जिस पीरियड में आपका बिजनेस नॉर्मल नहीं होता, आपका जो नॉर्मल सेल होता था वो आग लगने की वजह से अभी नॉर्मल नहीं है, जितने दिनों के लिए नॉर्मल नहीं है उस पीरियड को कहा जाता है डिसलोकेशन पीरियड। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट है, टू कैलकुलेट द क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट डैश ऑफ 2 पीरियड दैट इज इंडेमनिटी पीरियड एंड डिसलोकेशन इज कंसिडर्ड। अगर मुझे इंडेमनिटी पीरियड एंड डिसलोकेशन पीरियड दिए हैं और मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सो इन दोनों में से मैं कौन सा ले लूँगी, बड़ा वाला, लेसर, बोथ और नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे दोनों में से जो छोटा है वो पीरियड मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द difference between expected sales and actual sales during the indemnity period is called as। जो मेरा इंडेमनिटी पीरियड है, नुकसान जब आग लगने के बाद मेरा बिजनेस नॉर्मल नहीं हुआ है तब तक के पीरियड में से जो सेल्स हुआ था, और जो उसी पीरियड में पिछले साल जो सेल्स हुआ था, मतलब कितना एक्सपेक्टेड था और एक्चुअल कितना हुआ है फायर की वजह से, उसे क्या कहा जाता है। सो उसे शॉर्ट सेल कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। जब मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला। सो नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस what I have to add, so they had given a blank there, divided by sales of the last year multiplied by 100। so option देखते हैं क्या लेना है, standing, variable, insured and stock of last year। so जो standing charges जो fixed expenses होते हैं और जो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी में दिखाए हैं वो मुझे लेने होते हैं। so insured standing charges I have to add in the last year's net profit। so C option is correct।
Dash are the fixed charges which are required to be incurred by a business. सो ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आपका बिजनेस किसी भी सिचुएशन में रहो आपको वो करने ही पड़ते हैं. जैसे सपोज मैंने फायर लगी है लेकिन आई हैव टू पे द रेंट इफ आई हैव टेकन दैट व्हाट आई कैन से बिल्डिंग ऑन अ रेंट. अगर मुझे रेंट देना है तो मुझे देना ही है, अगर फायर लगी हो, कुछ नुकसान हुआ हो वरना ना हो, मैनेजर की सैलरी मुझे देनी ही है. सो दैट एक्सपेंसेस विच आर नेवर चेंजिंग एज पर द सिचुएशन, दे आर कॉल्ड एज द फिक्स चार्जेस. सो दे आर कॉल्ड एज द स्टैंडिंग चार्जेस. और उनको जब इंश्योर किया जाता है सो उन्हें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कहा जाता है. सो ए ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है कैलकुलेट द लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स व्हेन शॉर्ट सेल्स इज ₹2,50,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज़ 40%. ऑप्शन दिए हैं. यहाँ पे क्या करना है, मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट, मेरे नफ़े का कितना नुकसान हुआ है वो कैलकुलेट करना है. हाउ टू कैलकुलेट दैट? वेरी सिंपल फॉर्मूला. जितना सेल्स आपका कम हुआ है उस सेल्स पे जीपी रेट आप अप्लाई करो. सो यहाँ पे 2,50,000 इज़ माई शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेट है 40%. सो इसमें 2,50,000 में इतना परसेंट मेरा नफ़ा होगा. सो ऑटोमेटिकली आई विल गेट द आंसर ऑफ 1,00,000 रुपीज़. सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट है द इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू. अब जब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में कितना कवर आपको लगता है वो आप कैलकुलेट करते हो. सो उसका फॉर्मूला क्या है? सो ग्रॉस प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर फॉर द डैश मंथ्स एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर. कितने महीने का टर्नओवर लेना है जो आपके फायर के दिन आपका ख़त्म हो जाएगा. सो 12, 6, 24 एंड 1. सो यहाँ पे ऑलवेज 12 है. सो पिछले 12 महीने का जब आग लगी है उससे पहले के 12 महीने का टर्नओवर मीन्स सेल्स मुझे क्रॉस प्रॉफिट रेट पे अप्लाई करना है. तो उतना परसेंटेज तो कम से कम आपने इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए. सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट है क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट व्हेन एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल. अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है और उस वक्त अगर मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना है, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? amount of profit taken divided by dash multiplied by loss of profit. So option देखते हैं. stock on the date of fire, sales at the last year, insurance cover required, premium paid. तो amount of policy taken ये insurance cover required से compare होता है. So option C यहाँ पे correct है. I tried my level best to have the MCQs on all the aspects. If I missed in something then I'm really sorry and thank you.